नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। टेक जगत के दिग्गज और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर सीधा हमला बोला है। अपनी नई राजनीतिक पार्टी अमेरिका पार्टी का बचाव करते हुए मस्क ने कहा कि यह पार्टी रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स की मिलीभगत वाली यूनी पार्टी के खिलाफ खड़ी की गई है। उन्होंने इसे अमेरिका की आज़ादी और लोकतंत्र की रक्षा के लिए जरूरी बताया। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने मस्क की नई पार्टी को मजाक बताया और कहा था कि वो इसमें मजे ले सकते हैं क्योंकि इससे बस अराजकता बढ़ेगी। वहीं ट्रंप के इस बयान के बाद अब मस्क ने एक्स पर एक पॉपुलर साइंस फिक्शन उपन्यास ड्यून से एक प्रसिद्ध उदाहरण पोस्ट किया कि फियर इज द माइंड किलर, फियर इज द लिटिल डेथ दैट ब्रिंग्स टोटल ऑब्लिटरेशन। यानी इसका मतलब है कि डर ही असली मानसिक विनाश है। डर वो छोटी मौत है जो पूर्ण विनाश लाती है। अरबपति और टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने अमेरिका में नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद ट्रंप का भी इस पर पहला रिएक्शन आया है। उन्होंने मस्क के इस कदम को हास्यास्पद बताते हुए तंज कसा। ट्रंप ने कहा कि वो पटरी से उतर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तीसरी पार्टी शुरू करना केवल भ्रम पैदा करेगा। उन्होंने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि तीसरी पार्टियां जिस एक चीज के लिए अच्छी हैं वह है पूर्ण और कुल अराजकता। हमारे पास पहले ही वामपंथी डेमोक्रेट्स के साथ बहुत अधिक अराजकता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि रिपब्लिकन पार्टी एक सुगठित मशीन है जिसने देश के इतिहास का सबसे बड़ा विधेयक पास किया है जो एलन मस्क की ईवी अनिवार्यता को समाप्त करता है। ट्रंप का यह भी दावा है कि मस्क को पहले से ही जानकारी थी कि ट्रंप ईवी अनिवार्यता को खत्म करने वाले हैं और इसके बावजूद मस्क ने समर्थन दिया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि ब्रिक्स की अमेरिका विरोधी नीतियों के साथ खुद को जोड़ने वाले देशों पर अतिरिक्त 10% टैरिफ लगाया जाएगा। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा कि ब्रिक्स की अमेरिका विरोधी नीतियों के साथ खुद को जोड़ने वाले किसी भी देश पर अतिरिक्त 10% टैरिफ लगाया जाएगा और इसमें किसी को कोई छूट नहीं होगी। हालांकि ट्रंप ने अपनी पोस्ट में अमेरिकी विरोधी नीतियों के संबंध में कोई स्पष्ट या विस्तृत जानकारी नहीं दी और न ही इसका कोई संदर्भ दिया है। बता दें कि ब्रिक्स समूह का गठन 2009 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन के साथ हुआ था। इसके बाद इस समूह में दक्षिण अफ्रीका को भी शामिल किया गया और अब वर्तमान में ब्रिक्स में 11 देश शामिल हैं। भारत, ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका के अलावा सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, इथियोपिया, इंडोनेशिया और ईरान। ब्राजील में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी के हिस्सा लेने पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत उन पर निशाना साधा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए संजय राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक मंचों पर भाषण देने जाते हैं, फिर भी कोई देश हमारे साथ खड़ा नहीं होता। सुनिए संजय राउत ने आगे क्या कहा। देखिए, ब्रिक्स सम्मेलन या ये सम्मेलन, वो सम्मेलन, शंघाई सम्मेलन, प्रधानमंत्री जाते हैं, बातें करते हैं, लेकिन उसमें से एक भी देश हमारे साथ खड़ा नहीं हो गया इस संघर्ष में। जिस तरह से पाकिस्तान के साथ यूनाइटेड नेशन से लेकर तुर्की हो, चाइना हो, अजरबैजान हो और भी देश खड़े हो गए। क्या मोदी जी विदेश घूम रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं, क्या एक देश हमारे साथ खड़ा हो गया? उसका जवाब दीजिए। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुए 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले की कड़ी निंदा की। इस हमले में 26 लोगों की जान गई थी। 2 दिवसीय सम्मेलन के बाद रविवार को 31 पेज का संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया। घोषणा पत्र में कहा गया कि हम 22 अप्रैल 2025 को भारत के जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी। ब्रिक्स घोषणा पत्र में यह भी कहा गया कि सदस्य देश आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही, आतंक के वित्त पोषण और उन्हें सुरक्षित पनाह देने जैसी हर गतिविधि का विरोध करते हैं और उसके खिलाफ मिलकर कार्रवाई करेंगे। ब्रिक्स सम्मेलन के शांति और सुरक्षा सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहलगाम हमला भारत की आत्मा, पहचान और गरिमा पर सीधा हमला था। उन्होंने कहा कि आतंकवाद मानवता के सामने सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक है। हाल ही में भारत को पहलगाम में एक अमानवीय और कायराना आतंकवादी हमले का सामना करना पड़ा। यह पूरी मानवता पर हमला था। प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यक्तिगत या राजनीतिक लाभ के लिए आतंकवाद को मौन सहमति देना, आतंक और आतंकवादियों का समर्थन करना किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं है।
नागपुर में रविवार को आयोजित बियॉन्ड बॉर्डर्स पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वैश्विक संघर्ष और मानवता के संकट को लेकर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि दुनिया में इस समय संघर्ष का माहौल है। इसराइल और ईरान के बीच, रूस और यूक्रेन के बीच जो हो रहा है उसकी पृष्ठभूमि में कभी भी विश्व युद्ध छिड़ सकता है। गडकरी ने कहा कि आज का युद्ध केवल सैनिकों तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि मिसाइलों, ड्रोन और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से सीधा नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। गडकरी ने अपने भाषण में महाशक्तियों की तानाशाही और अधिनायकवादी नेचर पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि समन्वय, सद्भाव और प्रेम की भावना में गिरावट आ रही है। मानवता की रक्षा कठिन होती जा रही है क्योंकि आम नागरिक भी युद्ध का निशाना बन रहे हैं। इस्राएली सेना ने कहा है कि उन्होंने उत्तरी गजा के एक समुद्र तटीय कैफे पर हमले में हमास के नौसेना कमांडर को मार गिराया है। इस हमले में कई आम लोग भी मारे गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमवार को गजा के अलबका कैफे पर इसराइल ने हमला किया था। आईडीएफ ने रविवार को कहा कि इस हमले में नौसेना के कमांडर रमजान अब्द अली सालेह के साथ साथ हमास की मोर्टार इकाई के उप प्रमुख हिशाम अयमान अतिया मंसूर और नसीम मोहम्मद सुलेमान अबू सबहा की मौत हो गई। आईडीएफ ने कहा कि सालेह हमास के समुद्री हमलों की योजना बनाने और उन्हें आगे बढ़ाने में शामिल था। वहीं गजा स्थित सूत्रों ने बीबीसी को बताया था कि हमले के समय एक वरिष्ठ हमास कमांडर के कैफे में मौजूद होने की अफवाह थी। साथ ही बता दें कि कैफे पर हमले में 29 लोग मारे गए। इसराइल ने कहा है कि उसने हूती नियंत्रित यमन में 3 बंदरगाहों और एक बिजली संयंत्र पर हमले किए हैं। इस्राएली सेना ने हवाई हमलों को लेकर हुदैदा, रास ईसा और सैफ बंदरगाहों से सटे क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को इलाका खाली करने की चेतावनी दी। इसके बाद कुछ देर बाद ही हमला कर दिया। इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने सोशल मीडिया पर पुष्टि की कि इसमें कमर्शियल शिप गैलेक्सी लीडर भी शामिल है। इसराइल ने कहा कि विद्रोही समूह द्वारा 2023 में अपहृत इस जहाज का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय जल में समुद्री जहाजों की निगरानी के लिए किया जा रहा था। वहीं इस हमले के बाद इस्राएली सेना ने बताया कि यमन से भी 2 मिसाइलें दागी गईं और उन्हें रोकने का प्रयास किया गया। यमन में हूती संचालित मीडिया ने हमले की बात मानी, पर इसके नुकसान या फिर हताहतों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। यमन में हूती ठिकानों पर किए गए हमलों को लेकर इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने कहा कि ये हमले ऑपरेशन ब्लैक फ्लैग का हिस्सा थे। उन्होंने चेतावनी दी कि हूतियों को अपनी गतिविधियों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि यमन का भी भाग्य तेहरान जैसा ही है। जो कोई इसराइल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसे नुकसान पहुंचाया जाएगा और जो कोई भी इसराइल के खिलाफ हाथ उठाएगा उसका हाथ काट दिया जाएगा। आपको बता दें कि इसराइल और हमास युद्ध की शुरुआत के बाद ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने गजा में फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए नियमित रूप से इसराइल पर मिसाइलों से हमला किया और लाल सागर में कमर्शियल जहाज़ों को निशाना बनाया। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।